मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आयुर्वेदीय कंसेप्ट हम जान रहे हैं इस सीरीज में। मराठी में एक सेइंग है, पिंडी ते ब्रह्मांडी। सो जो जो ब्रह्मांड में है वो सब हम में है। ये जो कंसेप्ट है 5 एलिमेंट्स की, ये कंसेप्ट गर्भोत्पत्ति में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पे आयुर्वेद विशारद वैद्य संदेश चौहान सर यहाँ पे हैं। सो आई वेलकम हिम। वेलकम सर। नमस्कार। यस, तो टू एलाबोरेट दिस टॉपिक, प्रकृति परीक्षण। तो ये बेस है हमारे जीवन का, जो हम आपसे सुनना चाहते हैं। सो वेलकम सर। एंड बाकी सब लोग भी प्लीज इसे सुनिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं वैद्य संदेश चौहान मनस्विनी आयुर्वेद का आभार प्रकट करके तुरंत ही टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आई एम ऑडिबल नो मैम? ये सर आवाज येतोय। ओके 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 ओके। तो ये प्रकृति परीक्षण एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन गर्भ संस्कार। तो ये जो प्रकृति परीक्षण है, हम लोग जो फर्स्ट ईयर में जो सीखे थे, फर्स्ट फिजियोलॉजी में, क्रिया शरीर में, तो वो प्रकृति परीक्षण से बहुत ही भिन्न, लेकिन बहुत ही सुलझा हुआ। मैं सुलझा हुआ इसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम जब इसको बोल रहे हैं कि सुलझा हुआ, तो मतलब एकदम सीधे तरीके से विद इन अ मिनट आपको प्रकृति परीक्षण करना है और फाइनलाइज करनी है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्यों है आज के डेट में? तो गुरुवर्य आत्माराम वामन दातार शास्त्री, उनका ये कंसेप्ट था कि जिससे बहुत ही जल्द हम लोग प्रकृति परीक्षण फाइनलाइज कर सके, और उस वजह से हमें आगे भी बहुत सारे व्याधियों में भी उपयोग होता है और गर्भ संस्कार में भी। तो गर्भ संस्कार में स्पेशली हम लोग को कहाँ पे एक्चुअली इसका विचार करना है, वो हम लोग को पता रहना चाहिए। अगर माँ बाप की प्रकृति अलग है तो हम लोग प्रकृति कैसे फाइनलाइज करें, या उनको कौन से महीने में कंसीव करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग को प्रकृति परीक्षण पता रहेगा। तो ये प्रकृति परीक्षण सिर्फ फिजियोलॉजी वाला जो प्रकृति परीक्षण है वात पित्त का, ये नहीं है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। और ये पांचभौतिक प्रकृति परीक्षण है। ये सभी को मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। उसके पहले पांचभौतिक में एक कंसेप्ट है, ये प्रकृति परीक्षण हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, आम्लक्षार सिद्धांत। अब आम्लक्षार सिद्धांत के ऊपर हम लोग बात करने बैठे तो 2-2.5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपको एक मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। अम्ल और क्षार, ये जो दो वर्ड है, जो बेसिक प्रिंसिपल है पांचभौतिक चिकित्सा का, जिसको भी पांचभौतिक चिकित्सा करनी है या इंटरेस्टेड है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी एक पांचभौतिक वैद्य अच्छी तरीके से चिकित्सा कर पाएगा। तो ये जो वर्ड है कि अम्ल और क्षार, तो ये वर्ड वहां से डिराइव किया है अप्पा जी ने। जो एक श्लोक है चरक चिकित्सा सन 24 में, मदत्य चिकित्सा के अंडर, क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता, यानी क्षारो ही याति माधुर्यम, क्षार और अम्ल जब भी एक साथ आएंगे तब माधुर्य इस्टेब्लिश होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि एसिड और अल्कली जब भी एक साथ आएंगे तब न्यूट्रलाइजेशन होगा। हम माधुर्य इस वर्ड को स्टेट ऑफ वेलबींग यानी आरोग्य, जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी संहिताओं में कही गई है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, ओके, प्रसन्न आत्मेन्द्रियम मनः स्वस्थित्य अभिधीयते, जो सुश्रुताचार्य जी ने लिखा है। तो उसी को शॉर्ट में चरक जी ने ये लिखा है कि क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। तो बिफोर डूइंग और एग्जामिनिंग प्रकृति, you should know this concept, because if you want to diagnose a prakriti within a minute, so one should know how we derive it, because हम लोग प्रकृति ये ऐसे कहते हैं कि जैसे अम्लधर्मी प्रकृति,
क्षारधर्मी प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति या संधिकालीन प्रकृति। तो इससे हमें बहुत सारे मतलब इजी हो जाता है बहुत, क्योंकि आपके पास अगर ये जैसे मैंने स्लाइड में लिखा है कि 36 से 40 जो पॉइंट्स है हम लोग के पास फिजियोलॉजी के बुक में या क्रिया शारीरिक में हम लोग को जब फर्स्ट ईयर में सिखाते हैं कि ललाट ये इतना रहना चाहिए, 4 अंगुल रहना चाहिए, या कर्ण का लेंथ इतना चाहिए, या इसका लेंथ है, उसका लेंथ है, या वजन इतना होना चाहिए, बोलने का तरीका ऐसा हो, चलने का तरीका अगर फास्ट हो तो वात प्रकृति, मंद है तो कफ प्रकृति, खाने में स्लो है तो कफ प्रकृति। ये बहुत सारी मतलब मधुर प्रिय है तो ऑपोजिट मतलब द्वेष प्रिय, ऐसे मतलब जो भी ऑपोजिट है तो उसके मतलब खाने में कौन सा अच्छा लगता है, किससे द्वेष है, उससे हम लोग को बहुत सारा असेसमेंट करना पड़ता है एंड दैट इज वेरी सब्जेक्टिव बेसिकली। जब भी हम लोग प्रकृति परीक्षण करते हैं तो बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है। मतलब अगर एक ही पेशेंट 10 वैद्यों के पास जाता है तो अगर उसकी कफ पित्त फाइनलाइज हुई है एक वैद्य के पास प्रकृति, तो दूसरा वैद्य कहेगा उसके अनुभव अनुसार या उसके नॉलेज अनुसार वो बोलेगा कि इस रुग्ण की प्रकृति पित्त कफ है, मतलब पित्त प्रधान कफ है। तीसरे के पास जाएगा, उसको समदोष मिलेगी या एकल वात प्रकृति मिल सकती है, उसको पित्त के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो दैट इज एक्चुअली पेशेंट हम लोग को जब बोलता है कि भूख कैसे लगती है, हम लोग अगर पूछते हैं तो एकदम वो बोलते हैं कि हाँ भूख तो मतलब थोड़ी सी लगती है, थोड़ी नहीं लगती। हम लोग ने अगर पूछा मतलब कि मोशन कैसे होते हैं आपको सुबह, तो बोलते हैं कोई बोलता है साफ होता है, मतलब खाने के बाद भी जाते हैं रुग्ण तो भी वो साफ ही कहते हैं। मतलब पेशेंट के दिमाग में क्या है वो आप बता नहीं सकते, मतलब वो कौन से परसेप्शन से ले रहा है। सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव ऑल दिस पॉइंट्स। सो आपा जी को ये नहीं चाहिए था उनके चिकित्सा पद्धति में। तो पांचोतिक चिकित्सा करते समय हमें इसको कैटेगराइज करना होगा। एक सिंपल से प्रकृति मतलब सिंपल सा एक प्रोटोकॉल हो जिससे विद इन अ मिनट हम लोग को प्रकृति फाइनलाइज हो और उसके अनुसार हम लोग व्याधि या गर्भिणी को परिचर्या या उसके परिचर्या खास करके गर्भिणी को बता सकते हैं। तो ये हम लोग ये करने से पहले हम लोग अम्लक्षार सिद्धांत के बारे में देख रहे थे। तो अम्लधर्मी प्रकृति और क्षारधर्मी प्रकृति। अम्लधर्मी प्रकृति यानी मैं सिंपल से लैंग्वेज में अगर बताऊंगा तो हमारे कंसेप्ट में अम्लधर्मी उष्णता और क्षारधर्मी उष्णता ऐसे 2 कंसेप्ट है। आप पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ये कंसेप्ट। अम्लधर्मी उष्णता यानी आपके सामने अगर कोई दिया रख रहा है, ओके, दिया आप पकड़ सकते हैं कि नहीं, और आपने अगर दिया लगा है मंदिर के सामने तो आपकी जो उसकी जो उष्णता है वो आपको हार्म नहीं करेगी, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपको अच्छा भी लगता है दिया जलने के बाद। ओके, जैसे दिवाली में दिए जलते हैं वैसे मतलब हम लोग को अति प्रसन्नता होती है मन को। वैसे ही अगर आप होलिका दहन चल रहा है या रस शास्त्र में आप अगर कोई भट्टी लगा रहे हैं मतलब कुपी पकवा रसायन, तो जैसे तीव्राग्नि है तो हम लोग उससे 10 या 12 फीट दूर खड़े रहते हैं। अगर होलिका दहन होता है तो भी हम लोग 10-15 फीट दूर खड़े रहते हैं और होली पूरी तरीके से जलने से पहले ही हम लोग उसके फेरे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में हम लोग उसकी जो उष्णता है वो सहन नहीं कर पाते। तो अम्लधर्मी उष्णता और क्षारधर्मी उष्णता, इसको आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि अम्लधर्मी उष्णता यानी पृथ्वी आप तेज प्रधान अगर कोई है उसमें व्याधियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ओके, प्रकृति के नहीं। तो व्याधियां अगर है तो पृथ्वी आप और तेज का वहां पे सहाय है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं अम्लधर्मी व्याधियां। जैसे प्रमेह है जिसमें बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा, मतलब बहुद्रव श्लेष्मा, द्रव भी है, बहु भी है और श्लेष्मा भी है, तो वो प्रमेह में कहा गया है। जैसे शोथ है, ओके, वहां पे जहां पे दिखता है हम लोग को कि घनता आती है, निबिड़त्व आता है आप धातु की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे व्याधियां हैं जहाँ पे यानी आप ये सोच के चलिए कि संतर्पणात्मक जितने भी है वह अम्लधर्मी व्याधियां रहती है और अपतर्पणात्मक जितने भी व्याधियां हैं वो क्षारधर्मी व्याधियां रहती है। क्षार मतलब क्षरण करना, क्षारधर्मी उष्णता, इसका मतलब आपके नजर के सामने सिर्फ इतना ही आना चाहिए कि जंगल में बहुत बड़ी आग लगी है या
तीव्राग्नि जो है कुपिपक्व रसायन का, जिससे हम लोग तीव्राग्नि जब देते हैं, जब 700 800 जब तापमान चला जाता है, वहां तक तापमान चला जाता है, तो हम लोग उसके पास खड़े नहीं रह पाते, तो वो नजर में आना चाहिए। इसका मतलब आपके रुग्ण को अगर भस्मक होता है, हाइपर एसिडिटी होती है, तीव्र दाह हो रहा है पूरे बदन में, तो इसका मतलब आपको वो समझना चाहिए कि वैसे वाले उसको क्षारधर्मी व्याधियां कहते हैं। वैसे ही हम लोग प्रकृति के बारे में भी कहते हैं। अगर हम लोग को प्रकृति के बारे में पता चला, तो आज का क्लास हम लोग का गर्भ संस्कार के रिलेटेड है, व्याधियों के रिलेटेड नहीं है, तो आप आराम से उस गर्भिणी को क्या एग्जैक्टली खाना है और क्या मिसकंसेप्शन रहते हैं और क्या आपके बच्चे को हो सकता है, वो बता सकते हैं इफ शी इज ऑलरेडी कंसीव्ड। अगर आपके पास इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है, तो वो बहुत जल्दी प्रयास में रहते हैं कि कैसे भी करके बच्चा हो जाए, तो वो प्रकृति मतलब कैसे भी करके बच्चा हो जाए, इतना ही थॉट उनके दिमाग में रहता है, तो वो ना हो, इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि मतलब पेशेंट को समझाते वक्त प्रकृति परीक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी गर्भिणी को। तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट को कब कंसीव करना चाहिए, ये भी हम लोग अगर प्रकृति परीक्षण हम लोग को पता चलेगा, तो हमें हम लोग अच्छे से बता सकते हैं उनको। ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर, बिकॉज इट टेक्स अराउंड 2 to 3 hours टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, अम्ल क्षार सिद्धांत। तो अगर आपको नहीं समझाए तो मतलब मैम यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं हम। हेलो, एम आई हेलो, ओके ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड। देखिए, प्रकृति हम लोग प्रकृति के बारे में आप सभी को पता है कि पांचवतिक चिकित्सा में जब रुग्ण की प्रकृति हम लोग बोलते हैं कि क्षारधर्मी या अम्लधर्मी है, तो और दो इसमें कैटेगराइज करते हैं, उभयधर्मी और संधिकालीन। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, हम लोग कैलकुलेशन कैसा करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास जो भी बर्थ मंथ है, हाँ मतलब बेबी जब आउट होता है 9 महीने के बाद, जब आपका बेबी आउट होता है, सपोज जनवरी है उसका, तो हम लोग 5 महीने ऐड करते हैं उसके यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन में। और दूसरा जो महीना रहता है सेकेंड मंथ ऑफ पोस्ट कंसेप्शन, तो उसमें हम लोग ज्यादातर वो महीना पकड़ के पेशेंट को बोलते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। तो आपको ये जस्ट चार्ट आपको गो थ्रू करना है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ लगेगी तो आई विल श्योरली सेंड टू द ऑर्गेनाइजर्स, देन यू कैन रीचेक ऑल्सो। सो ये जो बेसिकली हम लोग आगे थोड़ा सा जाते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि रक्त 5वां महीना ये लेना, 5वां महीना हम लोग ऐड करेंगे, मतलब बर्थ मंथ के बाद। बर्थ मंथ को छोड़ देंगे, सपोज जनवरी है तो जनवरी को छोड़ के आगे के 5 महीने हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो जो 5वां महीना है उसके अनुसार पांचभौतिक में रुग्ण की प्रकृति डिसाइड की जाती है। दूसरा पॉइंट, अब अगर रुग्ण जो है अगर बिल्कुल ही मतलब ये दूसरा महीना ही क्यों पकड़ते हैं, ये सभी को आपको मन में क्वेश्चन आया रहेगा। तो हम लोग पांचोतिक वैद्य या पांचोतिक चिकित्सा में ये ऐसी प्रणाली है कि पहले 9 महीने का कैटेगराइजेशन उन्होंने ऐसा किया है कि पहले 7 महीने में 7 धातु, अष्टमे ओजो अस्थिरा भवति और नवमे मासी प्रसूता। ओके, मतलब 1 से 7 महीने तक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हो गए आपके। अष्टमे ओजा अस्थिरा भवति और बाद में नव में ये आता है प्रसूता। ओके, तो इसका मतलब है कि पहले महीने में रस धातु तैयार होगा, दूसरे महीने में आपका क्या करें, दूसरे महीने में आपका रक्त धातु तैयार होगा, तीसरे में मांस, चौथे में मेद, 5वें में अस्थि, 6वें में मज्जा और 7वें में शुक्र। तो ये 7
धातुएं जो है वो 7 धातुएं आपकी अच्छे से तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये हर एक महीने में, कौन से महीने में तैयार होती है उसके अनुसार आपको चिकित्सा डायग्नोस करनी है, या बच्चे का गर्भ संस्कार में मतलब या गर्भिणी की जो है परिचर्या उसके अनुसार आपको डिसाइड करनी है। आप एक जो चरकाचार्य जी ने लिखा है कि ये आपको इसको देना है गर्भिणी को उस मंथ में, तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट हुआ, लेकिन उसमें से कौन सा द्रव्य उस धातु के अकॉर्डिंग रहेगा उसके अनुसार अगर आपने आहार दिया, और ऋतु कौन सा चालू है उसके अनुसार अगर आपने आहार दिया, तो ही आपका वो सफल हो जाएगा और अच्छे से बेबी बॉर्न हो सकता है। जो चरकाचार्य जी का उद्देश्य था वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए प्रकृति कब फाइनलाइज होती है, तो जो गर्भ का जो श्लोक है शुक्र शोणित संयोग है, मतलब शुक्र और शोणित इनका जब संयोग होता है तभी उसकी प्रकृति फाइनलाइज हो जाती है उस मोमेंट पे। तो प्रकृति मतलब क्या, ये उस बच्चे का या उस रुग्ण का स्वभाव है। ओके, उस रुग्ण का स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और स्वभाव कभी बदलता नहीं है, सभी को पता है। प्रकृति इज अनचेंजेबल रहते हैं। तो हम लोग के पास क्या है कि जब वो कंसेप्शन के लिए आ रही है बच्चे गर्भिणी, तो हम लोग को उसको बोलना है, इफ शी इज ऑलरेडी कंसीव्ड देन आल्सो वी कैन प्रेडिक्ट एंड अवॉइड दी सर्कमस्टेंसेस मींस हैपेजर्ड्स, हम लोग उसको रोक सकते हैं अगर प्रकृति परीक्षण हम लोग ने फाइनलाइज किया तो। और पांचौतिक में विद इन अ मिनट आपको अगर प्रकृति पता चलती है तो आपका वो टाइम बच रहा है और पेशेंट भी सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं देगा आपको। इसके लिए आप सभी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बर्थ मंथ को लिया हम लोग ने और उसको छोड़ के आगे के 5 महीने हम लोग ने कैलकुलेट किए। तो 5वां ही महीना क्यों, चौथा महीना क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग अभी जब बात कर रहे हैं कि शुक्र शोणित संयोग है, तो शुक्र और शोणित का संयोग होने के बाद प्रकृति अगर फाइनलाइज हो रहे तो हम लोग दूसरा माह क्यों ले रहे हैं, प्रकृति का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दूसरे महीने में जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि दूसरे महीने में हमारा रक्त धातु तैयार होता है। ओके, अगर हम लोग ने 7 महीने में 7 धातु अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दूसरे महीने में रक्त धातु ज्यादा डोमिनेंस रहेगा या उत्पत्ति होगी उसकी। तो रक्त धातु ही हम लोग प्रकृति परीक्षण के लिए क्यों फॉलो कर रहे हैं उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। ये देखिए रक्त ही क्यों, रक्त इति जीव स्थिति, ये आप सभी को पता है कि रक्त को चौथा दोष तक मानने का प्रयास या उसको क्यों मानना है इसके बारे में सुश्रुताचार्य जी ने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है, रक्त धातु ही क्यों। और उसके बाद रक्त इति जीव स्थिति शोणित वर्णनीय अध्याय में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वैसे ही चरकाचार्य जी ने चरक सूत्र स्थान 24 में लिखा है विधि शोणितीय अध्याय में कि रक्त इति जीव स्थिति, मतलब रक्त को एक रक्त धातु के ऊपर एक अलग से अध्याय अगर बनाना पड़ रहा है आचार्यों को, दोनों आचार्यों को, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी धातु के ऊपर ऐसा अलग से अध्याय लिखा गया नहीं है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखिए अप्पा जी ने रक्त धातु को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है। तो रक्त फेन अवयव उत्पत्ति अगर देखेंगे सुश्रुताचार्य जी ने जो लिखी है, तो बहुत सारे अवयवों की उत्पत्ति उन्होंने लिख के रखी है। इसकी वजह से हमें अच्छे से ये हम लोग व्याधियों को ट्रीट कर पाते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि रक्तफेन प्रभाव फुफ्फुसः यकृत्प्लिया शोणितजौ शोणितकफ प्रसादात् हृदयं रक्तमेद प्रसादात् वृक्कौ शोणितकिट्ट प्रभाव उंडुकः कफ शोणित मांसाणां सारो जीव प्रजायते मांसस्रुक कफ मेद प्रसादात् वृषणाम्। अभी आप कहीं पे भी देखेंगे तो रक्त को छोड़ के एक भी अवयव की उत्पत्ति नहीं हुई है पूरे उस अध्याय में, रक्त को छोड़ के हुई नहीं है, क्योंकि रक्त ये पोषण करने वाला है। वो जीवन जो कर्म है उसको टिकाए रखने के लिए रक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त धातु। तो हर अवयव उत्पत्ति में या शरीर के पूरे पोषण में या जीवन कार्य में रक्त धातु ये अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए अप्पा जी ने रक्त धातु को इम्पोर्टेंस दिया है प्रकृति फाइनलाइज करने के लिए। अब रक्त धातु के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। जैसे ही आपको अगर पता चलता है कि आपके पास गर्भिणी आती है और उसको कामला का इतिहास है और उसका आईवीएफ फेल्योर हुआ है 2 बार 3 बार, तो आप उस गर्भिणी को क्या अगर मतलब कंसेप्शन के लिए विलिंग है तो आप क्या करेंगे, पंचकर्म करेंगे
ठीक है, आप पंचकर्म कीजिए, लेकिन कौन सा पंचकर्म करना है ये भी अगर आपको प्रकृति परीक्षण के बाद अगर दिखाई या समझा तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मतलब अगर तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले कामला की चिकित्सा करनी पड़ेगी, उसका जो उष्णता बढ़ा है वो कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अच्छे से रख पाएगी गर्भ को। तो यहाँ पे मैं गर्भाशय के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। उसके पहले मैंने जो ये अभी संप्राप्ति बताई वो हम लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं 2 मिनट में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कामला हम लोग में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अम्लधर्मी उष्णता और क्षारधर्मी उष्णता ये 2 कंसेप्ट है उष्णता के। तो उसके अनुसार उसी बेसिस पे हम लोग व्याधियों का भी कैटेगराइज करते हैं, हम लोग ऋतुओं का भी कैटेगराइज करते हैं और प्रकृति का भी कैटेगराइजेशन करते हैं, और वैसे ही हम लोग औषधियों का भी कैटेगराइजेशन करते हैं। तो आपको अगर है सपोज अगर कामला हुआ है पेशेंट को और शी इज विलिंग फॉर प्रेगनेंसी, लेकिन गर्भ टिकता नहीं या गर्भ स्राव होता है बार बार पहले 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर, एंड शी इज कमिंग फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड विलिंग फॉर प्रेगनेंसी। ओके, तो आप कामला ये क्या है, यकृत दुष्टि करने वाला प्रधान व्याधि है। ओके, सभी को कामला हो सकता है, पैथोलॉजिकल का मैं बात कर रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल तो होता ही है, लेकिन पैथोलॉजिकल अगर होता है वो भी गर्भावस्था में, सॉरी गर्भिणी को पहले हो चुका है 2 साल 3 साल पहले या बचपन में, तो क्या होता है कि कामला ये जो क्षारधर्मी व्याधि है, जैसे ही विसर्प है, ऐसे जो व्याधियां हैं या डेंगू है, इनमें इनकी अगर हिस्ट्री हो और इनफर्टिलिटी हो सेकेंडरी या प्राइमरी, तो आपको पहले उसकी उष्णता कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रक्त धातु ये अनुष्ण कहा गया है। ओके, उसका अगर अनुष्ण गुण उष्ण गुण में परिवर्तित हो गया तो आपको आपके पेशेंट में उसी उष्ण, या हम लोग पांचोतिक चिकित्सा में विदग्ध रक्त ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे अप्पा जी ने कहा है, विदग्ध रक्त से सभी धातुओं का पोषण होता है, और पेशेंट के जो ऑर्गन्स जो बन रहे हैं, अगर वो अनुष्ण रक्त के गुण से अगर नहीं बने तो डिफिकल्टी आती है पेशेंट को ट्रीट करने में। तो इसी प्रकार गर्भाशय का भी वैसे ही पोषण होता है। अब गर्भाशय के बारे में मैं बात करता हूँ थोड़ा। देखिए सभी पंचमहाभूतों के गुण लिखे गए हैं, जैसे पृथ्वी का धारण कर्म ये श्रेष्ठ कहा गया है। दूसरी बात, 1 मिनट होल्ड कीजिए। बहुत ही सुंदर तरीके से सर ये विचार हमारे सबके सामने रख रहे हैं। प्लीज वेट फॉर सम टाइम, सर इज ज्वाइनिंग सून। तो अभी हम देख रहे थे कि गर्भाशय के बारे में। तो गर्भाशय ये क्या है, तो हम लोग पृथ्वी के कर्म के बारे में बात कर रहे थे। तो पृथ्वी का कर्म है धारण करना। ओके, देखिए आप अगर पानी भी डालना है आपको तो पतीला लगेगा आपको या पैन लगेगा, उसके अंदर मतलब उस पृथ्वी मतलब पृथ्वी ये क्या हो गया, पैन हो गया, और जो क्या धारण कर रहा है, तो आप महाभूत धारण कर रहे हैं, यानी जल को धारण कर रहा है। ओके, तो वैसे ही हमारी पृथ्वी हमें धारण करती है। तो शरीर में पंच महाभूतों के अंग या एरिया बताया है कि कहाँ पे उनका डोमिनेंस ज्यादा है। तो अगर आप देख पा मतलब सोचते हैं तो पादांगुष्ठ से लेकर अधोकटी तक ये पृथ्वी महाभूत का स्थान बताया है।
ओके, पादांगुष्ठ से लेकर अधोकटी तक। क्यों? क्योंकि पैर हमें धारण करते हैं, हमारे शरीर को धारण करते हैं। उसके बाद अधोकटी से लेकर नाभि तक ये जल महाभूत का डोमिनेंस है, या वहाँ का क्षेत्र है जल महाभूत का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मूत्र निर्मिति या सारे कीट विभाजन जैसे प्रक्रियाएं होती है। बाद में नाभि से लेकर डायफ्राम तक ये तेज महाभूत का स्थान बताया, वहाँ पे ही डिओडिनम है, या वहाँ पे ही उसी एरिया में लीवर जैसे ऑर्गन्स है जहाँ से पित्त की उत्पत्ति होती है, पाचक पित्त की। बाद में वायु जब पचन व्यापार चलता है तो बाद में उर स्थान में ये वायु महाभूत का स्थान बताया है, जत्रु से लेकर डायफ्राम तक, और ऊर्ध्व जत्रु या आकाश महाभूत का बताया है, सत्वगुणी आकाश महाभूत। ओके, अब ये जो है उनका ये स्पेसिफिसिटी है। और ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम ऐसा ग्रंथों में उल्लेख है। तो हमारा ऊर्ध्व मूल क्या है? ब्रेन, और नीचे हमारी शाखाएं हैं। और सभी को पता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में भी ये कहा गया है कि आत्मनो आकाशा संभूतः, आकाशात वायु वायवा, तेजात आपः आपात पृथ्वी। तो ये मतलब क्या है कि आकाश से वायु महाभूत उत्पन्न हुआ है, वायु से तेज महाभूत से आप महाभूत से पृथ्वी महाभूत। तो ये उत्पत्ति सिद्धांत है पंचमहाभूत का। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम इस तरीके से कहा गया है। तो अभी हमारा गर्भाशय कहाँ पे है एग्जैक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा गर्भाशय है लोअर एब्डोमेन में, यानी अधोकटी प्रदेश में हमारा गर्भाशय है। अभी जैसे मैंने शुरुआत के 2 मिनट पहले कहा अभी कि अधोकटी से लेकर पादांगुष्ठ तक यह पृथ्वी महाभूत का या पार्थिव क्षेत्र हम लोग कहते हैं शरीर का, तो पृथ्वी महाभूत का स्थान है। अब गर्भाशय ये पृथ्वी का सिंबल है। ओके, गर्भाशय ये पृथ्वी का सिंबल है। कैसे? जैसे हम लोग ने कहा कि कोई भी चीज अगर धारण होती है तो हम उसमें कहते हैं पार्थिव अंश ज्यादा है। कैसे? सभी द्रव्य सर्वमेदम पांचभौतिकम, सभी द्रव्य पांचभौतिक है, लेकिन व्यपदेशस्तु भूयसा, यानी कौन सा धर्म उसमें ज्यादा है, कौन से महाभूत का, उसके अनुसार हम लोग उसको बोलते हैं कि ये पार्थिव है, ये आप्य है, ये वायवीय द्रव्य है, ये आकाशीय द्रव्य है। तो उसके अनुसार हम लोग उसको बोलते हैं उस पदार्थ को। अगर मैं बोलता हूँ कि गर्भाशय ये पार्थिव है, तो आपको ये समझना चाहिए कि पृथ्वी महाभूत का क्षेत्र में है, पहली बात। दूसरी बात, 9 महीने गर्भ को वो धारण करता है। देखिए, कम समय के लिए नहीं, 9 महीने तक धारण करता है, 9 महीने तक धारण करता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें पार्थिव अंश, उसके स्नायुओं में पार्थिव अंश ज्यादा है। अब कोई भी शरीर का इतर जो अवयव है, अन्य अवयव है, वो इतने देर धारण नहीं करता कोई भी चीज। जैसे ही तो इसके लिए हम लोग उसको पार्थिव कहते हैं। और इलास्टिक भी बहुत रहता है, डायफ्राम के लेवल तक, ऊपर तक 36 वीक का होने के बाद या 40 वीक का, 9 महीने का होने के बाद वो डायफ्राम तक वो टच करता है। इतना इलास्टिसिटी भी रहती है और इतना मजबूत भी रहता है कि जिससे गर्भ 2 किलो का होने के बाद भी, इतना हेवी होने के बाद भी आपको परेशानी नहीं होती उसमें। तो ये इम्पोर्टेंस है। तो गर्भाशय को हम लोग पार्थिव अवयव कहते हैं। ओके, जैसे अस्थि को भी पार्थिव कहते हैं, क्योंकि अस्थि धातु का क्या बताया है? शरीर देह धारणा, उसका शरीर के देह को धारण करने के लिए ये करते हैं। इसीलिए हिस्टेक्टोमी के पेशेंट अगर आपके पास आते हैं, थोड़ा सा मेरा सब्जेक्ट डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन हिस्टेक्टोमी का भी मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर हिस्टेक्टोमी के पेशेंट आते हैं तो गर्भाशय ये पृथ्वी का सिंबल है, और पृथ्वी जब चली जाती है तो तेज वायु आकाश ये अटैक करते हैं, और इसीलिए हम लोग को उस पेशेंट में या फीमेल पेशेंट में फीमेल पेशेंट में खास करके हिस्टेक्टोमी होने के बाद ऑस्टियोपोरोसिटी या ऑस्टियोमैलेशिया या बोन डेंसिटी उसकी कम होती है। ओके, लघु गुण बढ़ जाता है, सूक्ष्म गुण बढ़ जाता है, विवरण सूक्ष्म। तो उस प्रकार तेज वायु आकाश बढ़ने के कारण ये सब चेंजेस होते हैं, क्योंकि पार्थिव
जो प्रधान पृथ्वी है वो निकल जाती है। ओके, दूसरी बात, अगर हम लोग के पास रिकरेंट एबॉर्शन के केसेस आते हैं 3 मंथ या 4 मंथ के बाद जब एबॉर्शन होता है, तो एबॉर्शन होने के बाद क्या होता है कि वहाँ की जो पृथ्वी है उसको हम लोग स्क्रैच कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं। तो उस एंडोथेलियम लेवल को जब प्लासेंटा जब तक रिमूव नहीं करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, तब तक आपको वो पृथ्वी को धक्का लगता है वहाँ के। और गर्भशैया को जब हम लोग ऐसा नहीं है कि गर्भशैया तैयार ही नहीं होती, फिर से होती है। मैं जरूर बोलता हूँ कि एबॉर्शन के बाद भी 4 एबॉर्शन के बाद भी बेबी रहता है, लेकिन वो बेबी रहने के बाद उसकी उपज कैसी होती है, उसका प्रोग्नोसिस कैसे होगा आगे जाके, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गर्भशैया का प्राकृत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग पृथ्वी कहते हैं। ओके, तो वो जो एंडोथेलियम लेयर है उसको प्राकृत रखना है, तो उसको प्राकृत रखने के लिए आपको रस धातु के बारे में सोचना पड़ेगा, रस और रक्त को। प्राकृत रज जो है, क्योंकि ये गर्भिणी में हम लोग को ये सब एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, इसके लिए मैं ज्यादा करके इसके बारे में फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि आपको प्रोग्नोसिस पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकृति परीक्षण से पहले, कि पेशेंट में ये एस्पेक्ट अगर आपने नहीं देखा और अगर आपको यूट्रस के गर्भाशय के पांचोतिक तरीके से आपको अगर पता नहीं रहेगा, तो आप प्रकृति फाइनलाइज करते समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इसके लिए मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रस धातु से उत्पन्न ये उपधातु क्या कहा गया, रज। लेकिन आपा जी जो रजस्त्राव है, आर्तव है, उसको रक्त का उपधातु कहते थे, और रक्त धातु के ऊपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही उनको रिजल्ट मिलता था अच्छे तरीके से। तो रस और रक्त इन दोनों के ऊपर अगर हम लोग ने कॉन्सेंट्रेट किया अच्छे से, तो हम लोग को गर्भाशय को हम लोग आराम से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तीसरी बात, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं कि प्रकृति हम लोग फाइनलाइज कैसे करते हैं, और रक्त धातु ही क्यों लेना है, ये हम लोग यहाँ भी समझा कि रक्त की उत्पत्ति दूसरे महीने में हो रही है, और रक्त से ही हर एक अवयव का पोषण हो रहा है। इसके लिए रक्त धातु को महत्व देखते हुए रक्त धातु का हम लोग ने पांचोतिक परीक्षण में रक्त धातु को ज्यादा करके इन्वॉल्व किया है। अब ये देखिए कि बर्थ मंथ अगर आप पकड़ के चलिए, जुलाई अगर रहेगा बेबी का, तो जुलाई को आपको एक्सक्लूड करना है, और उसके आगे जो महीने हैं जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो 5वां महीना दिसंबर आता है, और पहला महीना जो रहता है कंसेप्शन मंथ, ये रस धातु कब तैयार होगा, नवंबर में, और दिसंबर में रक्त धातु तैयार होगा। तो हम उसे कहते हैं कि वो उभयधर्मी प्रकृति है। अब आम्लधर्मी और उभयधर्मी का फिलहाल छोड़ दीजिए, लेकिन ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखिए कि 9+5 करना है आपको। तो जो बर्थ मंथ है उसको आपको छोड़ देना है और उसके आगे कैलकुलेट करना है। ओके, तभी आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि कौन से महीने में रक्त धातु तैयार होता है। अगर रक्त धातु उष्ण ऋतु में तैयार हो रहा है, जैसे सपोज मार्च में, आपको स्लाइड में दिख रहा है कि मार्च में अगर आपका तैयार होता है, सॉरी बेबी आउट हो रहा है, तो मार्च छोड़ के आपको अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त ये क्या है, वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में क्या रहता है, सभी जगह पे अम्ल धर्म यानी आप महाभूताधिक्य दिखता है। ओके, मतलब शीत गुण भी रहता है और स्निग्ध गुण भी रहता है। स्निग्ध गुण ये आप महाभूत का विशेष गुण है, तो स्निग्ध गुण भी रहता है और शीत गुण, दोनों गुण रहते हैं। तो ये दोनों गुणों का परिणाम उस रक्त धातु के ऊपर होता है। जो अनुष्ण गुण वाला जो रक्त है, उसमें अनुष्ण की लेवल कम हो जाती है। ओके, मतलब उसमें थोड़ा सा शीत धर्म आ जाता है। और अगर आपका बेबी इसी महीने में, अगर सपोज उसका, जैसा मैंने कहा कि मार्च है, बेबी आउट हो रहा है मार्च में, तो उसको हम लोग अगस्त, अगर रक्त धातु अगस्त में तैयार हो रहा है, जिस समय बारिश ज्यादा गिरती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं अम्लधर्मी प्रकृति। अगर अगस्त के महीने में अगर आपका बच्चा आता है और तब उसको अगर प्रतिशय हुआ आइसक्रीम खाने की वजह से, सपोज कल प्रतिशय होता है उसको, तो आपको पहले पता होता है कि अगर प्रतिशय के पेशेंट आते हैं आपके पास या प्लूरल एफिजन के पेशेंट आते हैं, अगर आपने उसकी प्रकृति देखी
तो दे आर मोर प्रोन फॉर दिस, तो डिफिकल्ट टू ट्रीट रहते हैं पेशेंट, इट टेक्स टाइम। मतलब अगर आपने त्रिभुवन कीर्ति जैसे या जो भी है महालक्ष्मी विलास जैसे अगर आपने रुग्ण को ये दिया ट्रीटमेंट दी है आपने आपके रुग्ण को, और लेकिन उसका प्रकृति अगर अम्लधर्मी है या शीत और स्निग्ध ऋतु में उसकी अगर प्रकृति फॉर्मेशन है, रक्त धातु का फॉर्मेशन है, तो अगर उसको प्रतिशय या प्रोडक्टिव कफ यानी कफचकास वगैरह जैसे लक्षण या व्याधियां होती है, तो इट विल टेक टाइम और डिफिकल्ट टू ट्रीट। अगर उसी पेशेंट को डायबिटीज होता है, या आज के लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, या शोथ दिख रहा है या प्रमेह हो रहा है, तो उसको आपको टाइम लगने वाला है। या स्त्रावी विचर्चिका है, स्त्रावी कुष्ठ है, अगर ऐसे व्याधियां होते हैं तो उसको टाइम लगने वाला है ट्रीटमेंट में। तो इसका मतलब क्या है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी प्रकृति कौन सी है। ये प्रकृति आप विद इन अ मिनट फाइनलाइज कर सकते हैं। सिर्फ पेशेंट का आपको पूछना है कि आपका बेबी बर्थ मंथ क्या था, बर्थ मंथ के बाद आप उसको छोड़ के, बर्थ मंथ को छोड़ के आने वाले जो 5 महीने हैं उसको कैलकुलेट करोगे। 5वां जो महीना रहेगा उसमें रक्त धातु का फॉर्मेशन हुआ होगा, और रक्त धातु का फॉर्म हुआ है अगर वो शीत ऋतु में हुआ है तो शीत धर्म उसमें ज्यादा दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास यही पेशेंट सेम है जो मार्च में बेबी आउट हुआ है और अगस्त में उसका रक्त धातु है, और अगर वो माउथ अल्सर लेके आता है आपके पास, या रिकरेंट माउथ अल्सर या उष्ण दाह या सदाह मूत्र प्रवृत्ति अगर लेके आता है पेशेंट, या मूत्राशमरी लेके आता है, तो आपको उसमें ज्यादा समय गंवाना नहीं पड़ेगा ट्रीटमेंट में, वो जल्दी ठीक हो जाएगा आपकी दवाई से। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अगर माउथ अल्सर का पेशेंट आता है तो अल्सर मतलब क्या कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एपिथेलियम, यानी पित्त का जो उष्ण और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण क्या है, भेदन है, तीक्ष्ण, तो भेदन करता है और डिसकंटिन्यूएशन करता है। वैसे ही पेप्टिक अल्सर की संप्रति आप समझिए कि भेदन करता है, तीक्ष्ण गुण बढ़ता है। तो उष्ण तीक्ष्ण गुण को प्रस्थापित करने के लिए ऑलरेडी उसका अगर रक्त धातु में अनुष्ण गुण कम है यानी शीत प्रभाव ज्यादा है, तो आपको सिर्फ शीत द्रव्य अगर देंगे तो वो पेशेंट या रुग्ण या वो बालक जल्दी ठीक हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस ये है। तो आप वैसे ही गर्भ संस्कार में जब हम लोग एडवाइस करते हैं पोस्ट लेबर कि कौन से तेल से मालिश करना है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि बादाम तेल आपको कौन से रुग्ण में बताना है, तिल तेल कौन से पेशेंट में बताना है, या नारियल तेल से मसाज के लिए कौन से तेल से करना है। अगर नारियल तेल से आपको करना है तो आकाश के अवकाश में नारियल बढ़ता है, करेक्ट। आकाश के अवकाश में मतलब ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पे बढ़ता है, उसमें सूक्ष्म गुण भी है, क्योंकि आकाश का जो गुण है सूक्ष्म विवरण है सूक्ष्म, ये जो गुण है वो उस तेल में ज्यादा रहेगा रादर देन ग्राउंड नट ऑयल और इसमें तिल के तेल में, क्योंकि तिल का तेल भी इतना ही बढ़ता है, सॉरी पेड़ जो है इतना बढ़ेगा, 1 से 2 फीट उसकी हाइट रहती है, मतलब आकाश के अवकाश में ही बढ़ता है तिल भी, लेकिन नारियल के पेड़ इतना नहीं बढ़ता। अगर आपके पेशेंट सपोज आप सोच के चलिए कि मार्च में उसका रक्त धातु तैयार होता है, इसका मतलब अक्टूबर में कंसीव किया था, सॉरी अक्टूबर उसका बर्थ मंथ है, और फरवरी में उसकी मम्मी ने उसको कंसीव किया, और मार्च में अगर बेबी का रक्त धातु तैयार होता है, इसका मतलब है उष्ण और रुक्ष धातु के ऋतु में उसका रक्त धातु तैयार हुआ, तो उसका जो अनुष्ण गुण है, उसका अनुष्ण गुण स्लाइटली उष्ण रहेगा, और उसी उष्ण विदग्ध रक्त से, प्राकृत विदग्ध रक्त से बात कर रहा हूँ मैं, प्राकृत, तो जो प्राकृत विदग्ध रक्त से सभी इंद्रियों का पोषण हो रहा है, और उसी इंद्रिय जन्य विकृति में या अवयव में विकृति आती है, सपोज मूत्राशमरी का ही पेशेंट आ गया या अल्सर का ही पेशेंट आएगा, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग रहने वाला है, यह हमेशा याद रखिए, उसका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग होगा, क्योंकि उसके बढ़े हुए रक्त धातु की उष्णता को आपको पहले कम करना पड़ेगा, उसी के बाद उसको रिजल्ट मिलेगा। और ये आपको कब प्रोग्नोसिस फाइनलाइज होगा आपके दिमाग में, जब आपके पास प्रकृति परीक्षण फाइनलाइज आपने किया हो, तो अगर आपको उसकी प्रकृति पता रहेगी, तब आपको पता रहेगा कि कौन सा महाभूत ऑलरेडी बड़ा है, उसको कौन सा कितना समय लग सकता है, या इस रुग्ण को कम समय लगेगा या उस रुग्ण को ज्यादा समय लगेगा। तो ये प्रकृति परीक्षण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब गर्भिणी में अगर बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर में कंसीव करने को पेशेंट को कहते हैं। अब इससे क्या ज्यादा फायदा होता है,
अन्य ऋतु में कंसीव क्यों नहीं करने को बोलते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास रुग्ण आता है तो प्री कंसेप्शन आपका काउंसलिंग है, प्री कंसेप्शन आपका ये सेशन चल रहा है, तो आप उसको कहिए कि अक्टूबर के टाइम आप ज़्यादा चांसेस लें। ये क्यों लेना है आपको चांसेस अक्टूबर के टाइम? क्योंकि अक्टूबर में रस धातु तैयार होगा, तो रक्त धातु नवंबर में तैयार होगा। बाद में मांस धातु अच्छा है, जिस मांस धातु का पांचभौतिक से संगठन है पृथ्वी प्रधान आप महाभूत, तो मांस धातु का पृथ्वी क्या है, घनता आपको दिखती भी है और ये इलास्टिक भी रहता है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आराम से कर सकते हैं, मतलब इलास्टिसिटी रहता है। इलास्टिसिटी जब भी रहती है जब उसमें आप महाभूत का प्रेजेंस हो। इसके लिए हम लोग ने पांचभौतिक संगठन क्या कहा है कि पृथ्वी प्रधान आप महाभूत, मतलब आप महाभूत की लेवल कम रहेगी और पृथ्वी महाभूत ज्यादा रहेगा। अब वो कब तैयार हो रहा है मांस धातु, तो दिसंबर के सीजन में तैयार हो रहा है, जहाँ पे शीतता ज्यादा रहती है। वो पृथ्वी को आप महाभूत भी शीत प्रदान रहता है और पृथ्वी भी, तो ये दोनों का साम्य होने की वजह से गुणों में उस धातु का संवर्धन अच्छा होता है। बाद में आपका जनवरी के टाइम मेद धातु तैयार होगा, तो मेद धातु का पांचभौतिक संगठन है आप प्रधान पृथ्वी महाभूत, मतलब पृथ्वी कम रहती है और आप महाभूत मतलब चिखल, जिसको मराठी में हम लोग बोलते हैं, मड़ी नेचर रहता है उसका, चिपचिपा रहता है। तो मेद धातु का पांचभौतिक संगठन है आप प्रधान पृथ्वी गौण महाभूत। तो इससे क्या होगा, जनवरी के टाइम उसका मांस के बाद मेद धातु अच्छा रहेगा। बाद में आता है आपका फेब्रुवरी के टाइम आपका मांस में अस्थि, तो अस्थि धातु तब तैयार होगा। मज्जा के बारे में लिखा है ग्रंथों में, पित्त प्रकृति के बारे में अगर आप देखेंगे सुषुप्त में, तो आपको पता चलेगा कि मेधावी ऐसा गुण बताया है पित्त प्रकृति के लोगों में। तो जब उष्णता बढ़ रही तो तब आपकी मज्जा अगर फॉर्मेशन हो गई मार्च के समय, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है बच्चे में और मेधा अच्छी रहती है उसकी। बाद में मज्जा शुक्र आपका उष्ण ऋतु में भले ही आता हो, लेकिन पिच्छिलत्व और ये मतलब अगर द्रवगुण ज्यादा हुआ है तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, मतलब बड़ा होने के बाद प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये व्याधियां हम लोग को दिखती है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अगर वो अगर आपको नहीं चाहिए, अगर ज्यादा उष्ण गुण नहीं चाहिए, तो अप्रैल के टाइम जो शुक्र धातु तैयार होता है तो उसकी संगठन शुक्र धातु का अच्छा रहता है, क्योंकि पहले के जो धातुएं हैं, क्योंकि शुक्र धातु तुरंत तैयार नहीं होता, जैसे ही पहले अगर आपके धातुएं अच्छे ऋतु में तैयार होती है तो शुक्र धातु भी अच्छा निर्माण होता है। तो इसीलिए रक्त धातु को अगर आपको करना है तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में आपको अक्टूबर या नवंबर में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कपल को कि आप तब रखने की कोशिश करें, तो आपका गर्भ अच्छा आपके गर्भ की अच्छी उपज होगी। ओके, तब थोड़ा सा हम लोग आगे जाके मैं और एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जब हम लोग गर्भिणी को आहार बताते हैं तो ये एग्जैक्टली क्या बताते हैं हम लोग आहार में। ओके, तो जब आप चरकाचार्य जी ने लिखा है कि ये आहार देना है आपको, या हरित संहिता में लिखा है कि घृतोदन 5वें महीने में देना है, व्हाटएवर, मतलब एक सुश्रुताचार्य जी ने चार्ट लिखा है, तो वो जनरलाइज प्रोटोकॉल है। ये आप पहले जब हम लोग मासानुमासिक भी देते हैं तो उस पहले गर्भिणी की प्रकृति क्या है वो आपको पता रहनी चाहिए। अगर गर्भिणी के प्रकृति के विरुद्ध आपने अगर दिया तो मासानुमासिक लेने के बाद भी, अब मुझे तो इतना गर्भ संस्कार के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन मैडम का भी अनुभव ज्यादा है मेरे से, तो मैडम और अच्छे से आप बता सकते हैं मैडम भी कि एक्चुअली में क्या होता है। तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप सिर्फ गर्भ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली आपके सामने है रुग्ण या जो माता है, पहले उसके बारे में सोचिए। अगर वो उसकी प्रकृति के अनुसार अपने अगर डाइट में प्लान चेंज किया तो अच्छे से होगा। अगर आपका पेशेंट ही अम्लधर्मी ऋतु में कंसेप्शन है, अम्लधर्मी यानी बारिश के जो महीने हैं जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर में अगर आपका कंसेप्शन है तो वहां पे शीत और स्निग्ध गुण उस गर्भ में ज्यादा दिखेगा रक्त धातु में।
गर्भ के रक्त धातु में शीत और स्निग्ध गुण का प्रभाव रहेगा। अगर आप उस पेशेंट को या उस रुग्ण को बता रहे हैं कि नारियल पानी डेली ले लो, तो आपके रुग्ण को 101% न्यूमोनिया तक के कंडीशंस बाद में, जन्म के बाद दिख सकते हैं। क्यों दिखेंगे? क्योंकि पानी वाले जितने भी है या डायबिटीज होने की चांसेस, संभावना ज्यादा है। उसको क्यों होगा? पृथ्वी और आप महाभूत के जितने भी व्याधियां हैं संतर्पणात्मक, वो उसको होने की आशंकाएं ज्यादा है। अगर आपने डे 1 से या डे 2 से या डे 3 से या सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही नारियल पानी उसको बोला पीने के लिए, तो क्यों मना करना है? क्योंकि उसमें आम्लधर्मी प्रकृति है उस बेबी की जो तैयार हो रहा है उसके गर्भ में। तो आप परिचर्या में भी, आहार में अगर ऐसे दवाइयाँ औषधियाँ या अगर आहार में अपने अगर ऐसे चेंजेस रखे, तो फिर उसको तकलीफ होने वाली है पोस्ट लेबर, या जब बच्चा जन्म के बाद उसको तकलीफ होने वाली है। और उसके जिम्मेदार चिकित्सक भी रहेंगे और वो माता भी रहेगी उतनी ही। अगर क्षारधर्मी प्रकृति है बेबी की, मतलब कंसेप्शन उसके रक्त धातु अगर मार्च अप्रैल मई में अगर तैयार हो रहा है, और अगर उसको दौरुद काल में या टीका खाने की इच्छा होती है, तो आप उसको बोले कि टीका खाए, लेकिन कम खाए। क्योंकि उस बच्चे को बाद में माउथ अल्सर या पेप्टिक अल्सर जैसे अगर हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो उसके अप्रत्यक्ष जवाबदार हम लोग भी हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि डाइट प्लान भी आपको उसके गर्भिणी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा और उस बच्चे के अकॉर्डिंग भी, दोनों के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और वो सुवर्ण मध्य आपको साधना होगा। ओके, नहीं तो मतलब अगर माता ही बीमार हो रही है, तो आप मतलब वो डाइट प्लान या जो औषधि हम लोग दे रहे हैं, तो बच्चे का पोषण कैसे होगा? तो दोनों की प्रकृति मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डाइट भी आपको वैसा ही रखना पड़ेगा। आप ऐसा जनरलाइज प्रोटोकॉल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब आप सभी की प्रैक्टिस जो सुन रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस गर्भ संस्कार के बारे में ज्यादा है, मेरी तो कम है बहुत। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, तो हम लोग डाइट के बारे में बात कर रहे थे। तो उस वजह से आपको ये सिलेक्ट करना रहेगा कि आप गर्भपाल रस भी अगर दे रहे हैं, तो उसमें पहले कंटेंट मालूम कीजिए, गर्भ को वो सूटेबल है कि नहीं। मतलब उसके जो कंटेंट है, आप जो भी दवाई दे रहे हैं, अब मेरा रस शास्त्र में एमडी है, तो मैं बहुत चुन के दवाई देता हूँ। और पांचभौतिक में तो हम लोग दवाइयाँ मिनिमल बेसिस पे यूज करते हैं, बहुत ही कम मेडिसिन रहता है। तो उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको डिवाइडेशन कैसा करना है। जैसे ही 9 महीने में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी, सेकंड में मधु मालिनी और थर्ड में सुवर्ण मालिनी, तो ऐसे बहुत महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है। वैसे ही पांचौतिक का भी है, एक ग्रेडेशन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर। एक सिंपल सी दवाइयाँ देते हैं हम लोग, ज़्यादा बड़ी मार नहीं करते, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते रुग्ण को। तो इसी वजह से आपको ये समझना होगा कि एग्जैक्टली कौन गर्भ की कौन सी प्रकृति है, उसके अनुसार डाइट है कि नहीं। आप हर पेशेंट को, जो हर गर्भिणी को वैसे ही डाइट नहीं दे सकते। तो अगर आप प्रकृति स्पेसिफिक आपको पता रहेगी, तो आप आराम से दे सकते हैं। और उसकी वजह से आपको आपके आने वाले जो बच्चा है वो सुदृढ़ होगा। जो आपका मोटो है कि उस रुग्ण को गर्भ संस्कार के पश्चात तकलीफ नहीं होनी चाहिए और बीमार नहीं पड़ना चाहिए, तो वो आपका मोटो जो है वो सफल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा प्रकृति परीक्षण में, व्याधियों के में भी आपको उपयोग हो सकता है और उसमें भी। और तो रक्त धातु उत्पत्ति जिसकी जुलाई, अगस्त और सितंबर में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि उस रुग्ण की अम्लधर्मी प्रकृति है। रक्त धातु जिसका मार्च अप्रैल मई में तैयार होता है, उसको क्षारधर्मी प्रकृति कहते हैं। और जिसकी नवंबर दिसंबर जनवरी में रक्त धातु तैयार होता है, उसको उभयधर्मी। और संधिकालीन क्या कहते हैं हम लोग? फरवरी, जून और अक्टूबर। ऐसा 12 महीनों को डिवाइड किया है आपा जी ने। ओके, तो संधिकालीन प्रकृति ये मैं, और उभयधर्मी प्रकृति एग्जैक्टली क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे।
संधिकालीन प्रकृति मतलब वर्स्ट प्रकृति। अगर रक्त धातु आपका फरवरी में तैयार होता है या जून में अक्टूबर में तैयार होता है, तो आपके पेशेंट में या उस रुग्ण में आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, उस गर्भिणी में आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा कि बच्चे को कम से कम तकलीफ हो पोस्ट लेबर, ये आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस, क्योंकि इन जो रक्त धातु अगर तैयार होता है संधि में तो आपको तकलीफ ज्यादा होने वाली है रुग्ण को, और चिकित्सा के समय भी तकलीफ होने वाली है। ये रिस्पॉन्ड नहीं करते जल्दी, ये ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कभी भी। ये जो पेशेंट है, जैसे संधिकालीन, जैसे अभी आप जून के टाइम देखिए, महाराष्ट्र के रीजन में ज्यादा बारिश भी नहीं गिरती और ज्यादा धूप भी नहीं रहती, प्रावरुट हम लोग उसको कह सकते हैं जून को। तो उस समय क्या होता है, अगर आइसक्रीम या ठंडा या गर्म कुछ भी खाया तो तुरंत बीमार पड़ते हैं ये लोग, जिनका रक्त धातु इसमें फॉर्म होता है। दूसरी बात, आपके फरवरी में भी क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ऋतु जो चक्र है अप्पा जी ने जैसे एक्सप्लेन किया है, अप्पा जी यानी आदरणीय आत्माराम मोहम्मद दातार शास्त्री जी, तो अप्पा जी ने जैसे वर्णन किया है कि फरवरी ये कब आता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें शीत और रुक्ष ये दो गुण रहते हैं। ओके, शीत और रुक्ष मतलब शीतता भी रहती है और रुक्षता जो स्किन पे भी, इसलिए हम लोग मॉइस्चर ज्यादा लगता है या कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है शीत ऋतु में। ओके, कि मल के भी द्रवांश का शोषण है, रुक्षा मतलब शोषण हो जाता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट और त्वक रुक्षता के पेशेंट भी आते हैं उसके। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें शीत और रुक्ष गुण ज्यादा रहता है। अब जब उत्तरायण में चला जाता है, दक्षिणायन खत्म होता है, उत्तरायण से मकर संक्रांति जब चालू हो जाती है, तब हम लोग बोलते हैं कि उष्ण उत्तरायण चालू होने वाला है और उष्ण ऋतु चालू होने वाला है। उसके बीच में ये फरवरी आता है। ओके, तो फरवरी के टाइम क्या होता है कि आने वाला जो आपका ऋतु है, मतलब मार्च अप्रैल में, मतलब ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ये क्या है, रुक्ष गुणात्मक है और उष्ण गुणात्मक है। मतलब आपका रुक्ष गुण तो कंटिन्यू हो गया है, लेकिन शीत से उत्तरायण में सूर्य जाने की वजह से आपका मतलब सृष्टि का तापमान भी बढ़ने वाला है। तो संधि काल में मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है तापमान, और शीत गुण का भी प्राबल्य है और उष्ण गुण का भी प्राबल्य है। मतलब संधि काल में अगर आपका रक्त धातु तैयार होता है तो वो बैड है बच्चे के लिए या उस रुग्ण के लिए। मतलब इनका केस पेपर अगर हम लोग भरते हैं पांचोतिक तरीके से पूछने के बाद, तो इनका केस पेपर भरा हुआ रहता है। वही आपका उभयधर्मी प्रकृति का पेशेंट आता है तो उनका केस पेपर भरा हुआ नहीं रहता, मतलब ज्यादा कंप्लेंट नहीं रहता। ये पेशेंट जो है ये बार बार हॉस्पिटलाइज होने वाले रहते हैं, सर्दी खांसी बुखार ये चालू ही रहता है उनको, या रिकरेंट माउथ अल्सर, बाकी जो भी रहता है उनको कुछ ना कुछ तकलीफ होते ही रहेगी। जो मराठी में हम लोग जोकिंगली कहते हैं कि काहीतरी होते हैं, कैसे तो लगता है। तो ये जो वर्ड फेमस जो आपका ये है डिसीज है कि कैसे तो लग रहा है, तो इस जो ऐसे ये इस कैटेगरी में मतलब रक्त धातु जिनका तैयार होता है फरवरी, जून और अक्टूबर, तो इस संधिकालीन प्रकृति के लोगों में वो ज्यादा रहता है। वैसे ही जून का है उष्ण और रुक्ष जो ग्रीष्म ऋतु है, और स्निग्ध गुण बाद में जो आने वाला है स्निग्ध और शीत, वो ऑपोजिट हो जाता है गुण। और वो ऋतु बदल जो रहता है वो जून के संधि काल में अगर आपका रक्त धातु तैयार हो रहा है तो वो दोनों गुण को दोहराएगा। इसी के लिए मतलब वो वीक रहती है प्रकृति जून, और अक्टूबर ये उसमें से बेटर प्रकृति है क्योंकि स्निग्ध और शीत गुण से डायरेक्ट शीत और रुक्ष हो जाती है। ओके, तो ये स्निग्ध और रुक्ष मतलब दूसरा जो गुण है वो बदल रहा है यहाँ पे। ओके, शीत से रुक्ष हो जाते हैं, तो ये ठीक है। अक्टूबर के रक्त धातु, ये तीनों में से अक्टूबर का रक्त धातु अच्छा रहता है। मतलब संधिकालीन प्रकृति ये हीन प्रकृति है, वर्स्ट प्रकृति है, लेकिन उसमें से अक्टूबर ये हम लोग अच्छे से मानते हैं। मतलब तीनों में से फरवरी और जून और अक्टूबर के पेशेंट में अगर देखते हैं तो अक्टूबर का पेशेंट जो रहता है संधिकालीन का, जिसमें रक्त धातु तैयार हो रहा है, तो वो मिनिमम रहता है। ओके, तो हम लोग अम्लधर्मी प्रकृति के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि महाभूतादित्य क्या रहेगा, पृथ्वी और आप महाभूत। बाद में क्षारधर्मी प्रकृति में तेज वायु आकाश ज्यादा रहेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में।
उभयधर्मी प्रकृति में समतोल अवस्था रहती है। संधिकालीन प्रकृति में फरवरी जून में, और फरवरी जून में क्या रहता है, आप महाभूत ज्यादा रहता है, और अक्टूबर में साम्य अवस्था रहती है। वैसे अग्निबल देखिए अम्लधर्मी प्रकृति का मध्यम रहता है, मतलब ऐसा ठीक है, ठीक ठाक रहता है अग्निबल। बाद में क्षारधर्मी प्रकृति का कैसा है, मध्यम से तीक्ष्णत्व। मध्यम से तीक्ष्णत्व ये मैंने ऐसे समझ के लिया है कि मध्यम, अगर भूख लगा तो चिड़चिड़ होगा। तीक्ष्णत्व अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो सहन नहीं कर पाएगा। मध्यम से तीक्ष्ण मतलब, मध्यम मतलब क्या, सहन नहीं कर पाएगा, और तीक्ष्ण मतलब चिड़चिड़ापन दिखेगा। उभयधर्मी में उत्तम रहता है बल, मतलब ही कैन होल्ड हिज हंगर एपेटाइट। ओके, ऐसे उभयधर्मी प्रकृति में वो ज्यादा किटकिट नहीं करेंगे खाने के बारे में। और संधिकालीन में फरवरी जून में अग्नि मांद्य ही रहता है। अक्टूबर में उत्तम लिखा है मैंने। ये उत्तम मतलब क्या, जो संधिकालीन प्रकृति का उत्तम अग्निबल है, इसका मतलब वो कंपैरिजन में है, फरवरी जून के कंपैरिजन में उत्तम है। उभयधर्मी प्रकृति के उत्तम के जैसा नहीं है। ओके, अक्टूबर के उत्तम में प्रॉब्लम क्या रहता है, पेशेंट अगर पेशेंट बोलता है कि उसको चक्कर आते हैं, वो हो गया रुग्ण का उत्तम, मतलब वो सहन ही नहीं कर पाएगा, चिड़चिड़ होगा और चक्कर आने लगेंगे उसको बोलते हैं उत्तम। मतलब अक्टूबर में अगर आपका रक्त धातु तैयार होता है, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ भी करेगा, और उसको अगर खाना समय पे नहीं मिला तो फेंट भी होने की संभावना रहती है। इच्छा द्वेष देखिए, उष्ण कटु आहार की इच्छा है और शीत मधुर का द्वेष रहता है, क्योंकि हम लोग ने जैसे कहा कि पृथ्वी और आप महाभूत, मतलब संतर्पणात्मक संप्राप्ति दिखती है इसमें व्याधियों में, और खाने के इसमें भी। तो उष्ण कटु, उस संतर्पण को कम करने के लिए उष्ण कटु आहार की इच्छा रखेगा, और शीत मधुर पदार्थ का द्वेष करेगा। वैसे ही क्षारधर्मी में एग्जैक्टली ऑपोजिट अम्लधर्मी, द्रव शीत पदार्थ की इच्छा रहेगी, उष्ण तीक्ष्ण का द्वेष रहेगा। षड्रसात्मक आहार किसमें दिखेगा, उभयधर्मी प्रकृति में। सब चाहिए उनको, सब चलेगा, किटकिट कुछ भी नहीं रहेगी, खट्टा भी चलेगा, करेला भी चलेगा, आंवला भी चलेगा, सब चीजें चलेगी। फरवरी में देखिए अम्ल मधुर इच्छा, जून में उष्ण तीक्ष्ण कटुरस इच्छा, और अक्टूबर में अम्लधर्मी या क्षारधर्मी, दोनों भी सेवन की इच्छाएं रहती है। व्याधियां भी देखिए, अब गर्भिणी आपके पास अगर लेके आती है तो ये आपको पूछना पड़ेगा और क्यों हुआ है और कहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। रिकरेंट डायरिया होता है उसको, और अम्लधर्मी प्रकृति की पेशेंट है, तो आपको दवाइयाँ संभाल के यूज करनी पड़ेगी। ओके, आपको संतर्पणात्मक दवाइयाँ नहीं यूज करनी पड़ेगी ज्यादा समय तक। तो व्याधियों में भी अतिसार, अम्लधर्मी अम्लपित्त, आमवात में भी पृथ्वी आप महाभूत ज्यादा रहता है। तमक श्वास में उरस्तानी कफ का संचय होता है। काश में तो अपानो अधप्रतिहता ऐसा लिखा है। ओके, मतलब अपान वायु ज्यादा फोकस होता है वहाँ पे संप्राप्ति में। स्थौल्य तो आपको पता ही है कि संतर्पणात्मक व्याधियां हैं। शोध जैसे भी आपको संतर्पणीय अपतर्पणीय जो अध्याय है चरक सूत्र 23 में, जितने भी व्याधियां हैं वो अम्लधर्मी अगर प्रकृति के लोगों को होती है, तो मेरा मानना ये है या अप्पा जी का ये कहना है कि उसको टाइम लगने वाला है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी फेवरेबल कंडीशन है। दे ऑल दिस पीपल, अम्लधर्मी पीपल आर मोर प्रोन फॉर दिस सिचुएशंस। लेकिन आपके पास ऑपोजिट, मतलब क्षारधर्मी व्याधियों में क्षारधर्मी में यहाँ पे मैंने जो लिखा है विसर्प, विग्रदी, खालित्य, पालित्य, मलावरोध, अर्श परिकर्तिका, कष्टार्थो, ग्रंथिलार्थो, संधिवन, अगर ये है सब चीजें, अगर ये अम्लधर्मी व्याधियों का प्रकृति के रुग्ण को हो रही है, तो ये मिनिमम टाइम लगेगा। ऐसे तो रुग्ण को मिनिमम टाइम लगने वाला है। अब विसर्प, विद्रदी, खालित्य, पालित्य, मलावरोध और अर्श अगर क्षारधर्मी व्याधियों को होता है, प्रकृति के लोगों को होता है, तो आपको टाइम लगने वाला है ट्रीटमेंट में। लेकिन वही उभयधर्मी को हुआ या अम्लधर्मी को हुआ तो कंपैरेटिवली टाइम कम लगेगा चिकित्सा में। अब क्षारधर्मी उभयधर्मी प्रकृतियों के जो रुग्ण हैं, उनमें आपको जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, ये रिएक्ट नहीं करते ट्रीटमेंट में, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। हमेशा याद रखें, रिएक्ट करना यानी तुरंत कुछ चेंजेस दिखना रुग्ण में, और रिस्पॉन्ड करना यानी हम लोग जो दवाई दे रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को डिजायरेबल इफेक्ट उस पेशेंट में या रुग्ण में हम लोग को दिख रहा है। तो उत्तम बल रहने की वजह से
हम लोग अगर चिकित्सा करेंगे भी तो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहीं पे संधिकालीन में तो बहुत तकलीफ होती है रुग्ण में ट्रीटमेंट देने के लिए, क्योंकि ऋतु विपरीत आहार से व्याधि प्रादुर्भाव होता है। जब भी हम लोग ट्रीटमेंट देंगे तो संधिकालीन होने की वजह से अगर हम लोग ने इस कोई गुण बढ़ा रहे हैं हम लोग किसी दोष का गुण कम करने के लिए अगर कोई चीज बढ़ा रहे हैं तो उसका साम्य उस ऋतु के अनुसार आके फिर से यहाँ से बढ़ेगा और ये एकदम कम हो जाएगा, मतलब दूसरी कंप्लेंट बढ़ेगी। ऐसे रुग्ण दिखते हैं ना हमें चिकित्सा में। उपयुक्त औषधियां हैं, फलत्रिकारी, हरलू, मैं ज्यादा इसके बारे में लिखूंगा नहीं, लेकिन स्वभाव के बारे में हम लोग तुरंत जाते हैं। इमोशनल रहते हैं अम्लधर्मी व्याधियां, अम्लधर्मी प्रकृति के लोग, मतलब ये क्यों होता है? आप महाभूत की वजह से। इमोशनल मतलब तुरंत ही आपके पास कोई रो देगा, आप अच्छे खासे मूड में हैं और कोई आता है और तुरंत ही आप अगर रो देते हैं तो ये क्या हुआ? चेंज हो गया एकदम स्टेट आपका। ये क्यों होता है? इमोशनैलिटी और कंफ्यूजन। मतलब आप पेन लेने जा रहे हैं सेलोग्रिपर का और लेके आते हैं सपोज पार्कर का, तो ये आपने क्या किया? वहां पे जाके आप कंफ्यूज हो गए कि डिसीजन मेकिंग नहीं रहता, क्योंकि पानी का स्वभाव क्या है? सरगुणात्मक है पानी, मतलब यहाँ से वहां बहने वाला है, चंचलता है उस पानी में, स्थिरता नहीं है पानी का जो गुण है। तो सरगुण होने की वजह से ये कंफ्यूजन रहता है, इमोशनल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहता है या इमोशनैलिटी रहता है। और वो इमोशनैलिटी मतलब क्या? हम लोग क्या बोलते हैं? वह हमारे स्नेही है। हिंदी में क्या बात करते हैं हम लोग? वह हमारे मित्र है, वो हमारे स्नेही है। स्नेही ये मतलब क्या? प्यारे हैं या प्यार है उनके ऊपर, दोनों में रिश्ता मजबूत है, दोनों का रिश्ता स्निग्ध है। स्निग्ध स्नेह मतलब स्निग्ध, और स्निग्ध गुण ये किसका कहा गया है? आप महाभूत का। ओके, तो आप महाभूत का, तो ये जो इमोशनैलिटी है ये आपको पहले देखना पड़ेगा। जब भी आपके पास गर्भिणी आती है, जब वो वोम टॉकिंग हम लोग बोलते हैं कि करना है, तो ये जल्दी इमोशनल हो जाती है। अगर उसके पेट में दुखा तो वो जल्दी स्ट्रेस होगी। तो आपको पता रहना चाहिए, गर्भिणी की अगर प्रकृति आपको पता रहेगी तो आप काउंसलिंग भी उस डेप्थ तक कर सकते हैं। ये पांचोतिक प्रकृति परीक्षण का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर प्रकृति पता रहेगी तो जो वोम टॉकिंग हम लोग जो सेशन करते हैं गर्भ संस्कार में, तो ये इसके बारे में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्भिणी और गर्भ के बारे में, गर्भ के बीच में ये जो मिलन है मन का, तो वो स्निग्ध गुण वहां पे अगर अच्छी तरीके से रहेगा तभी वो हो सकता है। और उसका प्रॉब्लम ये भी है, स्निग्ध गुण जब अम्लधर्मी जब गर्भिणी है अम्लधर्मी प्रकृति की और उसके मतलब कुछ क्राइसिस हुए बीच में घर में फाइनेंशियल या व्हाटएवर, तो स्ट्रेस अगर लिया और जो सोनोग्राफी में अगर चेंजेस दिखते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रेस लेती है। तो आपको पता रहना चाहिए कि शी इज गोइंग टू टेक स्ट्रेस मोर, so you should be aware all these things। तो आप डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए, मतलब आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा इस रुग्णा को या इस गर्भिणी को। ये गर्भ संस्कार में प्रकृति का महत्व है। कंफ्यूजन भी बहुत रहता है ये लोगों को, मतलब ये करना, ये टेस्ट भी कर लूं मैडम, मैं ANA टेस्ट है व्हाटएवर, जो ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं टेस्ट, ANA टेस्ट नहीं सॉरी, व्हाटएवर ट्राइसोमी टेस्ट जो करते हैं डाउन्स के लिए या व्हाटएवर, तो उसमें आपको काउंसलिंग रिकरेंट करना पड़ेगा उसको। अब अगर क्षारधर्मी प्रकृति की रुग्ण आती है, मैं स्नेह के बारे में बात कर रहा था, तो स्निग्ध गुण ये आप महाभूत का है, तो ये गर्भिणी को आपको ये समझ के ही ट्रीटमेंट करना है। उसी प्रकार औषधियां देनी है और कौन सी औषधियां कब तक देनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, बाद में अगर क्षारधर्मी पेशेंट आता है तो आपको अगर आसवरिष्ठ आप यूज करना चाहते हैं उसमें, तो कम से कम यूज कीजिए। जैसे एक कंपनी का प्रोडक्ट है प्रेगिवडेलो, तो वो भी आसवरिष्ठ सम्मिलित है। मैडम से उसके बारे में एक बार डिस्कशन भी हुआ था। तो उसमें आसवरिष्ठ देते समय आप थोड़ा सा इसको संभाल के कीजिए। इस आसवरिष्ठ के जो प्रयोग है उस औषधियों में, उस औषधियों का प्रयोग क्षारधर्मी इसमें कम कीजिए। रसशास्त्र के कल्प कम यूज कीजिए। ओके, या जिसमें उष्ण तीक्ष्ण है तो ऋतु देखकर और वो माह देखकर ही आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये क्षारधर्मी जो गर्भिणी रहते हैं वो एग्रेसिव काइंड ऑफ रहते हैं। सिर्फ गर्भिणी नहीं, जो क्षारधर्मी प्रकृतियों के जो सभी रुग्ण हैं वो एग्रेसिव ही रहते हैं, स्टबॉर्न रहते हैं और एंग्री। स्टबॉर्न मतलब जिद्दी रहते हैं,
मतलब आपने अगर कोई सेशन आपका मिस हो गया तो एग्रेशन भी दिखाएंगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि इसको ज्यादा समय लगने वाला है शांत करने के लिए, और वो ज्यादा चिकित्सक बुद्धि के रहते हैं। ये जो लोग रहते हैं ज्यादा चिकित्सक बुद्धि के, मतलब इससे क्या होगा मैडम, इससे करने से क्या होगा, ये टेस्ट हम लोग को क्यों करना है, थोड़ा डिटेल में बताइए। और स्टबॉर्न भी, मतलब वो जिद्दी रहते हैं, मतलब वो मानेंगे नहीं आपकी बात, वो जो मन में है वही करेंगे। और एंग्री, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये पांचोतिक संगठन ही है उनका। क्या है, तेज वायु आकाश, ये देखिए तेज वायु आकाश, ये पांचोतिक संगठन है उनका। इसकी वजह से आप में उस रुग्ण में या गर्भिणी में ये चेंजेस दिखते हैं, या स्वभाव रहता है उसका। बाद में ये जो उभयधर्मी प्रकृति के हैं, वो सबसे अच्छी गर्भिणी माता है, सबसे अच्छी गर्भिणी माता है या गर्भिणी माता है, वो रहते हैं उभयधर्मी प्रकृति के। ये ज्यादा कटकट करेंगे नहीं, ज्यादा सवाल भी नहीं पूछेंगे, रेगुलर सेशंस के लिए आएंगे आपके, जो बोलेंगे वही करेंगे। स्थिर बुद्धि के कारण उनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, उनको पता रहता है, क्योंकि सभी महाभूतों का समतोल रहता है उसमें। और ये जो है ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर की रहती है गर्भिणी, या जो रुग्ण रहता है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आप जो बोलते हैं उसके बराबर उल्टा करता है, और कब क्या करेगा वो पता नहीं, इसके लिए ट्रीटमेंट में डिफिकल्टी जाती है। आपने उसको बोला वड़ा पाव नहीं, लेकिन वड़ा पाव का अगर गंध नाक में जाता है तो वो तुरंत ही पता रहता है उसके बुद्धि को, तो भी वो प्रज्ञापराध उससे हो जाता है। प्रज्ञापराध मतलब विषम चीज जो नहीं करनी चाहिए वो चीज वो कर देता है, यानी वड़ा पाव खा लेता है और हेतु का सेवन होता है, यानी उसके अंदर कोई भी चीज दिमाग में पता रहने के बावजूद भी वो हैंडल नहीं कर पाता। तो इस प्रकार आपको ये सभी चीजें आपको फॉलो करनी है, और ये गर्भिणी में भी हम लोग को दिखते हैं, हम लोग ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इसीलिए पांचोतिक पद्धति से आपने परीक्षण किया तो आप फर्म रहते हैं उस गर्भिणी को क्या आहार देना है और उसका ये क्या करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा एजेड आती है या गांव की महिलाएं आती है जिसको खुद की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मतलब गर्भिणी को खुद की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, अभी ऐसा तो होता नहीं कि पता नहीं है, लेकिन अगर गांव से अगर विलेज साइड से कोई अगर पेशेंट आती है या जिसकी जन्म तारीख इसके अनुसार लिखी है, सपोज मतलब बड़ी दिखाने के लिए अलग से है डेट ऑफ बर्थ, मतलब स्कूल के लिविंग पे अलग है और एक्चुअल अलग है, तो आप अगर आपको पता ही नहीं है उसकी डेट ऑफ बर्थ, या खुद को उस रुग्ण को भी पता नहीं है या उसके घर वालों को पता नहीं है, तो आप सिंपल सी चीज कीजिए, उस रुग्ण को पूछिए कि खाने के एंड में आपको तक्र और ओदन यानी छाछ और चावल पसंद है, तो अगर छाछ और चावल अगर पसंद है तो आपा जी ने कहा है कि वो रुग्ण क्षारधर्मी प्रकृति का है, अगर पसंद नहीं है वो तो वो हो गया अम्लधर्मी प्रकृति का। लेकिन आपके पास गर्भिणी डेट ऑफ, उस गर्भिणी को खुद को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये मैंने प्रकृति परीक्षण का जो हम लोग का वेबिनार हुआ था, सॉरी पांचोतिक मूलभूत सिद्धांत, उसमें से जो प्रकृति परीक्षण का टॉपिक था वही वही स्लाइड है, तो इसकी वजह से ये स्लाइड आया आपके सामने। आपके गर्भिणी को तो पता ही रहेगा, लेकिन अगर इफ इन केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अगर आपके गर्भिणी को पता नहीं है तो आपको सिर्फ एक पूछना है कि छाछ पी सकते हैं कि नहीं, छाछ पीना अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं लगा तो अम्लधर्मी प्रकृति, और क्षारधर्मी प्रकृति यानी अच्छा लगा तो इस प्रकार हम लोग पांचवें भौतिक असेसमेंट करने के बाद ये हम लोग करते हैं। तो मेरा लेक्चर मैं खत्म करता हूँ मैडम, किसी को डाउट है तो आप प्लीज पूछिए, नहीं पता चलेगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं, नो इश्यू। हेलो हेलो मैडम, आई फिनिश माय लेक्चर मैम, एनीवन देयर?
हॅलो. तर मॅडमला हॅलो. हाँ हाँ मैडम. Thank you so much, sir, for sharing such valuable knowledge. थँक्यू मॅम. सर्वांना या सेशन मधून एवढं सांगू इच्छिते की शेवटी मूलभूत सिद्धांत शिकणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि जेव्हा तुम्ही गर्भाच्या निर्मितीचा विचार करता तेव्हा या मूलभूत तत्वांचा निश्चितपणे प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. फक्त वैद्यांनीच नाही तर भावी माता पितांनी सुद्धा याचा सखोल विचार करून योग्य ते मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे. सो अशा प्रकारे वैद्य संदेश चव्हाण यांना पुन्हा एकदा आयुर्मंगलम गर्भसंस्कार आणि मनस्विनी फाउंडेशन तर्फे कोटी कोटी धन्यवाद देते. कारण घेणारे कितीही असतील पण देणारे मनातून देण्यासारखे असायला हवेत. सो थँक्यू सो मच सर. आणि स्पेशली इतक्या मोठ्या अडचणीतून हे करून आपण आजचा हा सेशन घेतला. सो इट वॉज अ बिग चॅलेंज ऍक्च्युली. सो थँक्यू. थँक्यू. सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे प्लीज हे ऐका. ज्यांना कोणाला ऐकणं शक्य झालं नसेल काही अडचणीमुळे त्यांनी पुन्हा एकदा ऐकावं. पेजवरती लाईक करावं, शेअर करावं. कारण ज्ञान दिल्याने वाढतं. त्यामुळे सगळ्यांना ही अगदी मनातून रिक्वेस्ट आहे. सो डू लाईक, डू शेअर, डू लिसन अँड डू अप्लाय. तरच आपला आयुर्वेद हा पुढे जाईल. धन्यवाद.